मौजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल जमात दहम के तलबा, आप सभी का फिर एक वीडियो लेकर मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसका सीरीज का वीडियो नंबर 4, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। आइए, कैन यू रिकॉल, ये हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर दोहरा दूं कि शायद ये पैराग्राफ इस साल इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अहम सवालात होते हैं, इसलिए हम इसको टच जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपको यहाँ पर मुख्तसर में रिमाइंड करा दूं मैं कि हम बहुत सारे जो केमिकल कंट्रोल, जिस्म के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं, वो केमिकल कंट्रोल्स, मतलब हम जो है तो कुछ हार्मोन्स की मदद से ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केमिकल कंट्रोल करने के लिए कौन से हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मुख्तसरन 2 नाम लिखे हैं मैंने। एक FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिटेल में इसके बाद के वीडियो में इस पर आएंगे हम लोग। और दूसरे एक हार्मोन का नाम दिया हुआ है आपको LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन हैं। फिर साथ में आपको ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए एक जुमला बुक में लिखा हुआ है, गोनैड्स, ग्लैंड्स की तरह की चीजें जो हार्मोन खारिज करती हैं। ये मेल में इनका नाम दिया हुआ है आपको टेस्टिस, और फीमेल में इनका नाम दिया हुआ आपको ओवरी। मेल में टेस्टिस ये हार्मोन खारिज करते हैं, फीमेल में ओवरी में से ये हार्मोन खारिज होते हैं। और दोनों हार्मोन के नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड इन मेल, यानी जो मर्द होते हैं उनमें जो हार्मोन खारिज होता है उनके टेस्टिस से, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल्स में जो हार्मोन खारिज होगा दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 हार्मोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे जिस्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम का कंट्रोल करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिर कैन यू रिकॉल के तहत आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी ऑकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है हमारी, तो कौन से हार्मोन काम करते हैं। डेफिनेटली जवाब वही रहेगा, टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब बुलूगत। आपको यहाँ से थोड़ा सा जहन बने, इसके लिए मैं बताता चलूं कि लड़कियों में, लड़कों में 10 साल 12 साल के बाद कुछ उनके जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, मैच्योरिटी करेंगे, मतलब ये हार्मोन क्या करते हैं, तो लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होगी, इनकी आवाज थोड़ी करख्त हो जाएगी, इनके चेहरे करख्त होना शुरू होते हैं। लड़कियों में उनकी तरह की तब्दीलियां होंगी, यहाँ पर जो है तो इनका वजन बढ़ने लगता है। फिर जो बुलूगत वाली सारी निशानियां होती हैं वो इनमें जाहिर होना शुरू होती हैं। मतलब ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरिटी, मतलब टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। आपको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए, ये मेल फीमेल से जुड़ी हुई बातें नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो तो आदमी का बर्ताव अलग रहेगा, और अगर जनाना वाला बर्ताव रहेगा, और अगर ये लेवल ज्यादा हो तो फिर उसके अंदर सारी मैच्योरिटीज के सिम्टम्स, उसकी जो अलामतें होती हैं वो ज्यादा आती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद कैन यू रिकॉल के तहत क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको कि व्हाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान में एक कानून नाफिज किया गया है। कानून क्या कहता है कि मिनिमम एज फॉर फीमेल, मतलब लड़कियों की, गर्ल्स की जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़कों की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र में कोई शादी करता है तो बाज़ाब्ता उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये क्यों, हुकूमत ने पाबंदी क्यों लगाई, तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि फिजिकल एंड इमोशनल मैच्योरिटी इज नॉट अटेन्ड बिफोर दिस एज। फिजिकल मैच्योरिटी, सारे के सारे हार्मोन्स, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है तो उतना तैयार नहीं होता इन एज से पहले। लड़कियों में 18 से पहले वो तैयार नहीं होंगे, और 21 साल की उम्र से पहले बॉयज तैयार नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए। एंड इमोशनल मैच्योरिटी,
मतलब जज्बाती तब्दीलियां भी इनके अंदर जो आती हैं वो सब ये 18 और 21 साल की उम्र के बाद आती हैं। तो ये कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद ही इनको शादी के बंधन में बांधना चाहिए, इसलिए हुकूमत ने भी अपने तौर पर यह कानून यहाँ पर लागू करके रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दोनों सिस्टम पढ़ने हैं आपको, मेल और फीमेल। ये फिगर है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये फिगर शुरू करनी चाहिए स्क्रोटम से। स्क्रोटम मतलब ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच मतलब हमारे जिस्म के निचले हिस्से में दो थैलियां लटकी हुई जो होंगी, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस कहलाता है। ये टेस्टिस, सॉरी स्क्रोटम। उसके बाद ये टेस्टिस, यहाँ पर दो लगे हुए एक पेड़ होता है हमारे पास। ये टेस्टिस का काम होता है मेल स्पर्म्स पैदा करना। टेस्टिस के बाद आप हम फंक्शंस इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप खाली पार्ट देखिए, स्क्रोटम हो गया। इसके बाद एपिडिडमाइसिस मतलब ये टेस्टिस है। टेस्टिस के आसपास एक कॉइल की शक्ल की बारीक सी रगें होती हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, और इसी को जुड़ी हुई ये एक बड़ी नली आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये बड़ी नली का नाम दिया हुआ यहाँ पे वास डिफरेंस, मतलब यहाँ पर पैदा होगा स्पर्म, वो जाएगा स्क्रोटम में। स्क्रोटम इसको जखेरा करके स्टोर करके रखता है। स्क्रोटम से निकलकर वो आएगा एपिडिडमाइस से वास डिफरेंस तक। वास डिफरेंस से निकलकर फिर ये इसके बाद जाने वाला है यहाँ पर है सेमिनल वेसिकल, मतलब सीमेन एक चिपचिपा मादा इसके साथ यहाँ पर बनना शुरू होता है। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद यहाँ से ये स्पर्म ट्रैवल करेगा, यहाँ आकर उसके अंदर सीमेन शामिल हो जाएगा। सीमेन शामिल होने के बाद सीमेन के दो काम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि वो उसको मूवमेंट करने के लिए, स्पर्म एक जिंदा अंडे की तरह होता है, उसको मूवमेंट करने के लिए, अपनी जगह से हिलाने के लिए, या फिर जो तो उसका न्यूट्रिशन, दोनों का काम यहाँ पर ये सीमेन के तहत होता है। तो वहां से ये आ जाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट में। डक्ट में आते वक्त यहाँ पर बीच में काउपर्स ग्लैंड है। बुक में एक जुमला भी लिखा हुआ नहीं, फिगर में इसका जिक्र है। फिलहाल आप ये जहन में रखिए कि ये कुछ फ्लूइड्स उसको ऐड करता है, और वो फ्लूइड से निकलने के बाद फिर ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है। यहाँ से ये जो सिलिंड्रिकल शेप का ऑर्गन हमारा, जिसे हम पेनिस कहते हैं, वहां से ये बाहर निकल जाता है। तो एक पेयर है टेस्टिस का। इसी चीज को मैंने डिस्क्राइब करने, पॉइंट्स को डिस्क्राइब करे आपको नोट्स बनाने में आसान हो, उसके लिए उसको फिगर के साथ लिखा हुआ है। पहला है टेस्टिस, ये एक टेस्टिस, ये दूसरा टेस्टिस। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन भी पैदा करते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये मेल गैमेट्स भी पैदा करते हैं। सेम तरह का हम ओवरी में भी बात करने वाले हैं, एक हार्मोन और एक गैमेट पैदा करना। मेल गैमेट मतलब मर्दों से जो निकलने वाले स्पर्म होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो पैदा होते हैं। टेस्टिस के दो काम। दूसरा फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्क्रोटम दिख रहा है आपको, स्क्रोटम में कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड द टेस्टिस। ये टेस्टिस जिस थैली में बंधे होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो लिखा मैंने, ये स्क्रोटम कहलाता है। यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा हुआ है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन पेट, एब्डोमिनल कैविटी पेट का हिस्सा, आउटसाइड द जिस्म के बाहर लटके हुए होते हैं स्क्रोटम। इसके पीछे भी साइंस है कि हमारे जो स्पर्म हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बॉडी के अंदर अगर रख दिए जाते तो वो मर जाते, वो पनप नहीं पाते। कुदरत का निजाम है, उनको जिस्म के मुकाबले में ठंडा रखने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस को, स्क्रोटम को जिस्म के बाहर रखा हुआ है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा चलते हैं एपिडिडमाइसिस। इसमें स्मॉल ट्यूब्स अक्रॉस द टेस्टिस। तो ये जो ट्यूब्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये टेस्टिस के अक्रॉस जो हैं, ये स्टोर द स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। यहाँ से निकलने वाले जितने भी स्पर्म होंगे वो एपिडिडमाइसिस में जमा करके स्टोर करके रखे जाएंगे। फिर वही फिगर में बची हुई दो चीजें, वास डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ट्यूब कनेक्टेड टू एपिडिडमाइसिस विच कैरी द स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस टुवर्ड्स द यूरिनोजेनिटल डक्ट। मतलब यहाँ से निकलकर ये जो नली शुरू हो रही है, दिस इज द वास डिफरेंस। इसका काम है वहां से इसको लेकर यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरफ लेकर जाना। बीच में सीमेन शामिल होगा, कॉपर ग्लैंड से फ्लूइड शामिल होगा, प्रोड्यूसर ग्लैंड से भी जो तो फ्लूइड्स उसके अंदर शामिल होना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ है सेमिनल वेसिकल। ये फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूस विस्कस चिपचिपा मादा।
फ्लूइड along with prostate glands, मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये दोनों और उसके साथ ये सेमिनल वेसिकल वाले ये दोनों चीजें मिलकर जो है तो एक चिपचिपा मादा तैयार करती हैं जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म के काम करता है, एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म मतलब वो स्पर्म को जिंदा रखना, उनको खिलाना पिलाना और उसके बाद उनको जिंदा रखकर जिस्म से बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए भेजना। इतने काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। इसके बाद छठा काउपस ग्लैंड में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक जुमला भी लिखा हुआ नहीं बुक में, फिगर में है, इसका काम है एडिशन ऑफ फ्लूइड टू सीमेन, जो सीमेन यहाँ से निकल आ रहा है उसके साथ और एक फ्लूइड वो ऐड करता है ताकि स्पर्म आसानी से फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल ऑर्गन तक पहुंच जाए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। यहाँ पर शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिगर इजी है, फिगर को समझ लीजिए। ये ओवरी यहाँ पर, ओवरी के ऊपर ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर बोलने वाला हूं मैं इसको, वहां से निकलकर एक नाली जिसको ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है यूटेरस, यहाँ पर हमने इसको कट लगा के इसको समझने की कोशिश की है। तो ये यूटेरस है और ये वेजाइनल कैविटी, यहाँ से जो है तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म अंदर आने वाला है। इसी फिगर को हम लोग आगे समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करता क्या है। तो ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, ओवम as well as it also produces हार्मोन एस्ट्रोजन। मैंने मेल में बताया था कि वो स्पर्म पैदा करते हैं और टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। यहाँ पर ये जो ओवरी है, ये ओवरी ओवम और एस्ट्रोजन इस तरह के प्रोजेस्टेरोन जिसको हम कहते हैं, वो हार्मोन्स यहाँ पर पैदा होते हैं। जो ये हार्मोन का काम आपको बता चुका हूँ कि फीमेल मैच्योरिटी के लिए काम करते हैं, और ओवम ये स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होगा और उससे एक नया जानदार, एक न्यू बॉर्न बनना शुरू होता है। तो ये पहला ओवरी। उसके बाद दूसरा मैंने सेम बुक का पैराग्राफ रखा हुआ यहाँ पर कॉपी करके कि जनरली एवरी मंथ, हर महीने, एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। यहाँ पर ये एक ओवरी, यहाँ पर दो ओवरी, हर महीने इसमें से एक ओवम निकलता है। आगे क्या, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इस फनेल लाइक, यहाँ का जो हिस्सा होगा ये फनेल लाइक मैंने आपको पहले बताया था, वहां से निकलेगा ये। एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, oocyte मतलब इनिशियल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं मुख्तसर, जो ओवरी में बनता है, दैट एंटर्स द ओविडक्ट, यहाँ से निकलकर वो ओवरी में आएगा। आगे थ्रू दैट ओपनिंग सीलिया, CILIA, छोटे छोटे बालों की तरह के, मूछ की तरह के स्ट्रक्चर होंगे जो स्पर्म ओवम को मूवमेंट करने में मददगार होते हैं। सीलिया, फ्लैजिलम, ये आपने यूग्लिना में पढ़े हुए शुरू की चीजें हैं। पैरामीशियम में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, जो बाल की तरह के उनके हरकत करने के लिए पैर बने होते हैं, वही सीलिया यहाँ पर भी जिक्र किया हुआ है जो ओवम को मूवमेंट कराते हैं। प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। आगे दी सीलिया पुश द oocytes टुवर्ड्स यूटेरस, ये सीलिया यहाँ पर बनने वाले, ओवरी में बनने वाले ओवम को या oocytes को निकालकर यहाँ पर यूटेरस में धकेल देते हैं। तो ओवरी का जो सफर रहेगा, ओवम का जो सफर रहेगा, वो ओवरी से निकलना, ओविडक्ट क्रॉस करना और उसके बाद फिर यूटेरस तक आ जाना। इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का मुख्तसर सा प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गैमेट फॉर्मेशन। अब एक मेल से स्पर्म, एक फीमेल से ओवम, तो ये स्पर्म और ओवम दोनों आ गए। They are formed by meiosis. Sperm are produced in testes of men from beginning of the maturation, puberty till death. ये दोबारा रिपीट करने का मकसद यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है कि मर्दों में इन मेल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन, जब बालिग हो जाता है बच्चा, तब से लेकर उसके स्पर्म बनना शुरू होते हैं तो मरने तक जारी रहते हैं। फीमेल्स में ये ऐसे नहीं होता। फीमेल्स में क्या होगा, इन केस ऑफ वीमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइशी तौर पर जब एक बच्ची दुनिया में आती है तो उसके जिस्म के ओवरी में 2 मिलियन इमैच्योर oocytes आर प्रेजेंट। फीमेल फीटस, एक वर्ड लिखा हुआ, फीटस मतलब हम पैदा होने से पहले माँ के पेट में जिस हाल में होते हैं वो फीटल स्टेज कहलाती है। तो फीमेल जब वो बच्ची छोटी सी पैदा होती है उसी वक्त उसके जिस्म में 2 मिलियन oocytes उसके अंदर पैदाइशी तौर पर होते हैं। मर्दों में ऐसा नहीं है। प्यूबर्टी यानी मैच्योरिटी जब होगी, जब वो बनना शुरू होंगे स्पर्म, मरने तक जाएंगे। यहाँ पर पैदाइशी तौर पर स्पर्म होते हैं लेकिन मरने तक नहीं खारिज होते। एंड oocyte मैच्योर्स, वो बड़ा हो जाएगा, एंड इज रिलीज फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ, हर महीने एक ओवम। और एक चीज ऐड कर दूं, स्पर्म की कोई तादाद यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। स्पर्म हजारों लाखों एक वक्त में पैदा होते हैं, लेकिन ओवम
जो है वो ओवरी से हर महीने एक जो है तो बाहर निकलता है। फिर उसके बाद एन oocyte मैच्योर्स एंड रिलीज फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर होने तक वो ओवरी में ही रहेंगे। जब फीमेल मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद ये एक एक जिस्म से खारिज होना शुरू होंगे हर महीने, और उसके बाद अप टू द एज ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ 45 इयर्स ऑफ एज। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि फीमेल्स में ओवरी जो है तो ओवम खारिज करेगी एक मखसूस लिमिट तक, मरने तक नहीं। तो 45 साल से 50 साल की उम्र होती है जहां पर जाकर मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ा जाते हैं, आगे पीछे होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। मतलब ये कि उस वक्त जो है तो मेनोपॉज का स्टेज आ गया और ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस करना बंद कर दिए, आगे नहीं आते हैं। तो इस तरह से एक मेल स्पर्म एक फीमेल ओवम दोनों मिल गए। मिलने के बाद क्या होगा, मेनोपॉज की बात हम डिटेल में कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की सेम डेफिनेशन जो हमने प्लांट्स में पढ़ी थी पिछले वीडियो में, वही है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। गैमेट मिलते हैं दो, उनसे जो बनेगा वो जाइगोट बाय यूनियन मिलाप ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों का मिलाप हो जाना, स्पर्म ने निकलकर ओवम तक आना चाहिए और दोनों एक दूसरे से अगर मिल जाएं तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। यहाँ पर सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब ओवम जो होते हैं वो सीमेन के साथ निकलकर ओवरी तक पहुंचते हैं। यहाँ पर स्पर्म इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियंस, मैंने आपको कहा था कि स्पर्म लाखों हजारों होते हैं। दे स्टार्ट देयर जर्नी बाय रूट ऑफ, तो ये कहां से निकलकर, वहां से निकलकर वेजाइना, वहां से यूटेरस, यूटेरस से ओविडक्ट तक जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइज, हजारों लाखों स्पर्म मेल के होते हैं, उनमें से एक ओवम के साथ एक स्पर्म मिलेगा, बाकी के पूरे बेकार हो जाएंगे। तो वो मिलेगा, इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। यहां पर आपको लिखा हुआ फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब बुलुगत, तो अप टू द मेनोपॉज फ्रॉम 10 to 17 इयर्स ऑफ एज एंड अप टू 45 to 50 इयर्स ऑफ एज, मतलब 10 से 17 साल की उम्र से ये शुरू होते हैं निकलना ओवम, और 45 से 50 साल की उम्र तक निकलते हैं। एंड ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम द एवरी, सेम पैराग्राफ 2 बार बुक में दिया हुआ है, वही पैराग्राफ मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवा अप्रोक्सीमेटली ओनली 400 oocytes आर रिलीज्ड। मैंने कहा था कि बचपन से ही पैदाइशी तौर पर ही उसके अंदर कम से कम 2 मिलियन या 2 से 4 मिलियन ओवम होते हैं। अगर ये हर महीने एक निकलता है और फिर उम्र की भी पाबंदी है कि 10 से 17 साल की उम्र में निकलना शुरू हो और 45 से 50 साल की उम्र में निकलना बंद हो जाए, तो औसतन ये वक्फा होता है 400 महीने का। 400 महीने में 400 oocyte बाहर निकलेंगे, बाकी के डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। अब उसके बाद जो है तो मैंने यहाँ पर एक फिगर आपके सामने रखी हुई है कि ये एक oocyte है, यानी एक ओवम है। ओवम के ऊपर कई लातेदाद स्पर्म आपको चिपके हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए स्पर्म की तरफ मैंने 3 एरो बनाए हुए हैं। इनमें से कोई एक इसके साथ मिलाप करके फर्टिलाइज करेगा, मतलब यहाँ पे नया जानदार बनने की, फीटस बनने की शुरुआत हो गई है। आगे आपको और एक पैराग्राफ ब्लॉक बनाकर बुक में दिया हुआ है कि oocytes रिलीज फ्रॉम ओवरीज ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स नियरिंग द एज ऑफ मेनोपॉज आर 40 to 50 इयर्स ओल्ड। मतलब अगर फीमेल 15 साल की उम्र में एक ओवम खारिज करती है तो वो ओवम पैदाइशी तौर पर उसके जिस्म में था और उसकी उम्र 15 साल है। वहीं पर अगर एक फीमेल 45 या 50 साल की उम्र में एक ओवम खारिज करती है तो वो उसकी उम्र भी 45 या 50 साल होगी। Their ability of division has been diminished till now। जितनी उम्र ज्यादा होगी ओवम की, oocytes की जो है तो एबिलिटी ऑफ डिवीजन, मतलब उसका क्या बोलेंगे, फीटस बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो डिवीजन लगेगा वो डिमिनिश्ड, कम हो जाती है। टिल नाउ मतलब उसकी सलाहियत कमजोर पड़ जाती है। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली, इनका डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा। इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड, अगर ज्यादा उम्र में फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यूबॉर्न्स प्रोड्यूस, नए बच्चे जो पैदा होंगे, फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। 9th में आपने जेनेटिक डिजीज में पढ़ा हुआ डाउन सिंड्रोम है। तो अगर ज्यादा उम्र की
औरतें अगर बच्चे पैदा करना शुरू करें तो उनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं साइंस के एतबार से। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, शायद 1 या 2 वीडियो में हम उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आप मेरा चैनल देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मत भूलें सब्सक्राइब करना। अपना और अपने आसपास का ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए। खुदा हाफिज।